नहीं तो जो लोग कहते थे कि हो सकत नहीं, तो कांशीराम साहब ने कहा हो सकत। धर्म में ताकत होती तो राजनीति में कभी प्रवेश नहीं कर सकते थे। तो गरीब लोगों को इन्होंने राजनीति से मतलब जिन्होंने नफरत पैदा कराई है, उसके दिमाग में डाला गया राजनीति सबसे गंदी चीज़ है, इससे दूर रहना चाहिए। क्योंकि उन्हें पता ही नहीं ये लोग राजनीति करने लगे तो ये 100 में से 90 लोग हैं, ये कभी भी हम पर राज कर सकते हैं। पकड़ दी तो उसे कान पकड़ के नीचे उतार दिया। क्यों उतार दिया? क्योंकि इन लोगों ने बाबा साहब की बात को नहीं माना। बाबा साहब ने कहा था अन्य स्वर्ण राजनीतिक दलों में, अन्य स्वर्ण राजनीतिक दलों में मेरे समाज के लोग एक पूंछ की तरह है जो लंबित हो सकते लेकिन ताकतवर कभी नहीं। और यहीं से फिर कांशीराम साहब ने और बहन जी ने मिलकर देश के अंदर इस मूवमेंट को खड़ा किया। साथियों, आज मानवर काशीराम जी के प्रयोगशाला में आए हैं। इस प्रयोगशाला में हमारे बीच में मानवर सीपी सिंह जी बैठे हैं, उनसे ही बात करूं। सर, पहले आपको जय भीम। जय भीम। और सबसे पहले मैं आपके बहुजन समय के सभी दर्शकों को जय भीम करता हूं और आपके चैनल की शुभकामनाएं देता हूं। सर, साथियों, आज मानवर सीपी सिंह के बारे में आपको बताऊं। मानवर सीपी सिंह सन 2008 में एमसीडी में इंजीनियर के पद पे पोस्ट थे। मानवर काशीराम जी के आंदोलन से, उनके विचारों से प्रभावित होकर अपनी नौकरी को छोड़कर इस आंदोलन में कूद पड़े। आज ये जो मानवर काशीराम जी के प्रयोगशाला है, वहाँ पे इनसे ही जानता हूँ कि मानवर काशीराम ने इस प्रयोगशाला में क्या क्या प्रयोग किए। सर, आप ही बताएं सर, इस कार्यालय में मानवर काशीराम जी क्या क्या यहाँ पर प्रयोग किए सर? मानवर कांशीराम साहब 1971 में जब कांग्रेस और आरपीआई का गठबंधन हुआ तो 521 सीट थी, 520 कांग्रेस के हिस्से में आई और 1 सीट आरपीआई के हिस्से में आई। तो उस समय मानवर कांशीराम साहब वहीं पे थे, गाड़गे धर्मशाला के बाहर में। ये गाड़गे धर्मशाला के अंदर ये युति हुई थी, यानी संधि हुई थी। और कांशीराम साहब बाहर खिड़की में खड़े होकर देख रहे थे। कहाँ पर सर? ये महाराष्ट्र के अंदर। तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि गांधी के हिस्से में 520 और बाबा के हिस्से में 1 सीट। तो वहाँ से दुखी होकर वो महाराष्ट्र को छोड़कर दिल्ली आए और दिल्ली इसी कार्यालय में, जिस कार्यालय में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसी कार्यालय को उन्होंने किराए पे लिया और यहीं से उन्होंने इस मूवमेंट की शुरुआत की है। यानी 1971 में वो इधर दिल्ली आ गए थे और दिल्ली आकर उन्होंने यहाँ से वामसेप की गतिविधि का, उसका निर्माण करने की मतलब प्लानिंग बनानी शुरू कर दी। और 78 में उन्होंने वामसेप यहीं से बनाई, DS4 उन्होंने यहीं से बनाई, बहुजन समाज पार्टी भी उन्होंने इसी दफ्तर से बनाई। और बहन जी भी जब अपना घर छोड़ के आई थी तब भी वो यहीं इसी दफ्तर में आई थी। ये मात्र 1 फ्लोर साहब ने किराए पे ले रखा था। इसमें 1.5 फुट का एक जीना था। सामने जैसे ही मतलब जीना ख़त्म होता था तो वहाँ पर एक टॉयलेट था, मतलब जिसमें 1 सीट लगी हुई थी। उसके पीछे एक छोटी सी रसोई थी। सामने एक रूम था जिसमें साहब बैठते थे, एक टेबल लगी थी उसमें उस पर साहब बैठते थे। पीछे बाबा साहब की फ़ोटो लगी हुई थी। यहाँ पर एक बीच में एक छोटा सा कमरा था, उसमें एक तख्त पड़ा था और इधर एक बड़ा कमरा था जिसके अंदर एक टीन का मतलब वो था, संदूक थी टाइप, मतलब जो ना, तो वो थी जिसमें मानवर कांशीराम साहब के जो कैडर के जो कागज़ वगैरह वो थे, चार्ट वार्ट सब उसके अंदर रहा करते थे। और एक पेटी इसी मतलब जहाँ साहब बैठते थे उसी पेटी उसमें थी, मतलब जो ना, जिसमें साहब का सामान रहता था। तो उसी पे साहब मतलब यहाँ पर लेटते थे, सोने का सबका यही इंतज़ाम था उनका। तो ये जो कमरा है, ये जो ऑफिस है, ये ऐतिहासिक मतलब ऑफिस है। यहीं से पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी का मूवमेंट बढ़ा है। सर, एक सवाल, अभी बहन मायावती जी का आपने नाम लिया, तो मायावती जी
जब वो घर से निकली थी तो उनके पिताजी कह रहे थे कि अगर तुम्हें जाना है तो आरपीआई में जाओ, कांग्रेस में जाओ, बीएसपी में क्यों जा रहे हो? तो बीएसपी को तो कोई जानता नहीं। ये कितने सच्चाई है सर? नहीं, उस समय जब बहन जी मतलब घर छोड़ के आई थी तो बाम से उस समय थी, बीएसपी तब नहीं बनी थी, ये 77 की बात है। तो साहब उस समय तैयारी में लगे हुए थे और साहब बामसेफ के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों को जोड़ने का काम कर रहे थे। तो उसी दौरान एक इधर मीटिंग हुई जिसके अंदर बहन जी को देखा साहब ने कि वो वहाँ बार बार जयप्रकाश नारायण हरिजन शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर हरिजन शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। तो वहाँ पर बहन जी ने खड़े होकर उसका विरोध किया कि आप यहाँ मतलब जाति तोड़ों की बात कर रहे हैं और यहाँ आप बार बार हरिजन मतलब शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो। तो तब कांशीराम साहब ने सोचा मतलब समझा कि ये जो लड़की है इसमें कुछ दम है, जो इतने लोगों के बीच में, इतने बड़े लोगों के बीच में अपना विरोध दर्ज करा रखे है। तो इसका मतलब इसको समाज के मतलब के प्रति इसके दिल में दर्द है, पीड़ा है। तो ये मतलब ना फिर कांशीराम साहब उनके घर जाकर इंदरपुरी जे कॉलोनी जो झुग्गी झोपड़ी थी वहाँ जाकर साहब उनसे मिले और साहब ने उनसे बात मतलब पूछा अभी तुम क्या क्या मतलब करना चाहती हो? तो उन्होंने कहा मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। तो साहब ने कहा भाई आईएएस तो एक अधिकारी होता है, छोटा अधिकारी होता है, मैं आपको ऐसा बना सकता हूँ कि आईएएस लोग जो ना तुम्हारे सामने जब फाइल लेके खड़े रहे, तो ऐसा क्यों नहीं बनना चाहोगे? तो साहब ने अपनी बातों से उनको प्रभावित किया। उसके बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे मतलब ना बामसेफ में काम करना है। तो जब बामसेफ में काम करते करते उन्होंने निर्णय लिया कि मुझे कांशीराम साहब के साथ काम करना चाहिए। तो जब उन्होंने अपने फादर को ये बात बताई कि मैं मतलब इस मूवमेंट में जुड़ना चाहती हूँ, तो उस समय उनके फादर ने कहा भाई यदि तुझे जुड़ना ही है तो तू कांग्रेस में जा। उस समय कांग्रेस मतलब चरम सीमा पे थी देश के अंदर, कांग्रेस में जा या और किसी पार्टी में जा, कांशीराम को कौन जानता है। तो उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और वो सीधे मतलब ना उन्होंने कहा नहीं मुझे कांशीराम साहब के साथ ही काम करना है और उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। तो घर छोड़ के वो सीधे यहाँ पर आए और यहीं से फिर कांशीराम साहब ने और बहन जी ने मिलकर देश के अंदर इस मूवमेंट को खड़ा किया। सर मानवर काशीराम जी ने आप सबको राजनीति की पाठ पढ़ाई कि राजनीति क्या होती है, लेकिन लोग कहते हैं कि राजनीति गंदी चीज़ है। जी देखिए, इस दुनिया में 5 ताकतें होती हैं, नौकरी की ताकत, ज़मीन की ताकत, उद्योग की ताकत, धर्म की ताकत और राजनीति की ताकत। ये 5 ताकतें हैं। इन 5 ताकतों में जो ऊपर की 4 जो ताकत है वो राजनीति की बांधी है, गुलाम है, यानी जो सत्ता में रहेगा नौकरी, ज़मीन, उद्योग, धर्म उनके इशारे पे चलता है। तो यहाँ पर क्योंकि संख्या के आधार पर जो बाबा साहब ने देश के संविधान में लिखा है कि जिसका वोट ज़्यादा होगा उसका राजा बनेगा, जिसका वोट कम होगा उसका राजा नहीं बनेगा। तो इस आधार पर गरीब लोगों के दिमाग में ये बात डाली गई क्योंकि वो लोग 100 में से 90 लोग हैं और इस देश के अंदर 10 लोग जो ना शासनकर्ता जमात बनी है, 90 लोग इस देश के अंदर मतलब जो ना शासनकर्ता जमात नहीं बन पाई है। क्यों नहीं बन पाई? कि उनके दिमाग में ये बात डाली गई है कि राजनीति सबसे गंदी चीज़ है, इससे आपको दूर रहना चाहिए। और वो उनको कहाँ फील्डिंग कराते हैं? वो उनको धर्म की बात करते हैं कि धर्म की बात करो आप, जहाँ वो इस देश के अंदर 0% है, जहाँ 0% है वहाँ से वो उनको लड़ाना चाहते हैं और जहाँ वो 100 में से 90 हैं वहाँ से उनको उनके दिमाग में एक नफरत डाली गई, एक ये चीज़ पैदा की राजनीति सबसे गंदा चीज़ है। यदि राजनीति गंदी चीज़ होती तो इस देश के अंदर आज की तारीख में राहुल गांधी पूरे देश के अंदर मतलब ना यात्रा निकाल रहे हैं। उनकी दादी को गोली से मार दिया, उनके बाप को बम ब्लास्ट से उड़ा दिया और तब भी वो इस देश के अंदर वो चाहते तो कोई उद्योग खोल सकते थे, विदेश में जाकर सेटल हो सकते थे, मगर उन्होंने वहाँ जाना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा यदि मैं बनूंगा तो इस देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, जबकि उन्हें पता कि वोट नहीं है उनके पास, मगर उन गरीबों के वोट पर वो देश का राजा बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। और तो और इस देश के जो योगी हैं,
जो यहाँ पर धर्म की बात करते थे, जो धर्म के ठेकेदार बने हुए थे, योगी का मतलब? जो यहाँ मतलब जो ना, जैसे अभी उत्तर प्रदेश में योगी मतलब जो ना मुख्यमंत्री है, बहुत से लोग मिनिस्टर बने हुए हैं जो धर्म का काम करते थे, और जो लोग मतलब जो ना बहुत से लोग मंत्री बने हुए हैं। तो यदि धर्म में इतनी ताकत होती तो अपने मठ छोड़कर वो मतलब जो ना राजनीति में नहीं कूदते। जो लोग सीधे सीधे, जिनका संवाद भगवान से होता था कि भाई वो सीधे सीधे उनसे भगवान से उनकी बात होती थी, मगर उन्होंने वो भगवान को छोड़ दिया। वो किस कुर्सी पे आके बैठे? वो आकर बैठे मतलब जो ना मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, किसी मिनिस्टर की कुर्सी पर, किसी एमपी की सीट पर, वहाँ आकर वो लोग बैठे। यानी यदि धर्म में ताकत होती तो राजनीति में कभी प्रवेश नहीं कर सकते थे। तो गरीब लोगों को इन्होंने राजनीति से मतलब जो ना नफरत पैदा कराई है, उसके दिमाग में डाला गया राजनीति सबसे गंदी चीज़ है, इससे दूर रहना चाहिए। क्योंकि उन्हें पता ही नहीं, ये लोग राजनीति करने लगे तो ये 100 में से 90 लोग हैं, ये कभी भी हम पर राज कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने गरीब लोगों को राजनीति से दूर रखा, और चंद लोग मतलब इस देश में 10% लोग इस देश की सत्ता में आसीन है। तो इसलिए राजनीति से हम लोगों को घृणा और नफरत पैदा की गई। सर, ये जहाँ पे आप बैठे हैं, बीएसपी में बहुत आपने उतार चढ़ाव देखा है, कितने नेता आए और चले गए, लेकिन अभी तक आप टस से मस नहीं हुए। इसके पीछे कारण क्या है सर? देखिए, मैंने सन 82 में मैंने 12th किया था, तब मैंने कांशीराम साहब को सुना। तब से लेकर आज तक मैंने 19 साल 2 महीने की भारत सरकार की नौकरी भी की। मेरी नेता ने कहा रिज़ाइन कर दो, तो मैंने रिज़ाइन कर दिया। 10 महीने यदि मैं और करता तो मुझे पेंशन भी मिलती, मुझे पेंशन भी नहीं मिलती है। मगर इस देश के अंदर जिस कौम में हम लोग पैदा हुए हैं, यदि उसकी बेहतरी के लिए हम लोग कुर्बानी नहीं करेंगे, हम लोग नहीं आएंगे, सामने नहीं आएंगे, तो कोई दूसरा नहीं करेगा। क्योंकि आज़ादी के 75 साल बीत चुके हैं। 75 साल में हमारा समाज जहाँ खड़ा हो उससे नीचे तो आ गया है, मगर आगे नहीं पहुँच पाया है। ये तो बहुजन समाज पार्टी का प्रयास है, नहीं तो जो लोग कहते थे कि हो सकत नहीं, तो कांशीराम साहब ने कहा हो सकत। उन्होंने बाबा साहब के मूवमेंट से उत्तर प्रदेश में 3 बार अपने जीते जी, और 1 बार उनके जाने के बाद, यानी 4 बार उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है उसमें अपनी सत्ता स्थापित करके दिखाया है कि यदि गरीब लड़ाई लड़ना शुरू कर दे, राजनीति की लड़ाई में वो समझ जाए, तो वो भी इस देश का हुक्मरान बन सकता है। तो देश के सबसे बड़े प्रदेश में उन्होंने इस प्रयोग को करके साबित किया कि हमें राजनीति से दूर नहीं रहना चाहिए। और हमें, क्योंकि हमने कांशीराम साहब के साथ लगभग हम 19 साल रहे। दिल्ली में जितने भी प्रोग्राम होते थे, कांशीराम साहब को ले जाने की ड्यूटी मेरी रहती थी। बहन जी जितने प्रोग्राम दिल्ली में होते थे उनको ले जाने की ड्यूटी मेरी होती थी। तो हमने साहब और बहन जी को बहुत करीब से देखा है। यदि लालच हमारे दिमाग में होता तो हम लोग अच्छी नौकरी कर रहे थे वहाँ पर। तो मैं एमसीडी डिपार्टमेंट में नौकरी करता था। एमसीडी डिपार्टमेंट को आप समझते हैं कि मतलब करोड़ों का बजट वहाँ पर होता है। वो सब कुछ हम लोग छोड़कर मतलब जो ना वहाँ पर थोड़ा मतलब जो ना ऊपर नीचे की मतलब आमदनी भी होती है, तो वहाँ आराम से हमारी ज़िंदगी कट सकती थी। बाबा साहब की मेहरबानी से कुर्सी मिल गई थी। मगर हमने, जो साहब ने और बहन जी ने जो हमें पढ़ाया कि जब तक आप इस देश के हुक्मरान नहीं बनोगे तब तक तुम्हारा इस देश में भला नहीं होता, तुम्हारे समाज का भला नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे महापुरुषों ने 108 साल संघर्ष किया, कितनी यातनाएं उन्होंने झेली। उनकी लड़ाई को आखिर कौन लड़ेगा? कुछ लोगों को तो लड़ना ही होगा। तो इसलिए हमने उस मिशन मूवमेंट को, जो साहब ने और बहन जी ने हमें समझाया, तो उस मूवमेंट को हमने समझा और फिर लगातार हमने उसको काम करना शुरू किया। तो हमें, हमारे दिमाग में ना तो कोई लालच है, ना कोई लोभ है। हमें सिर्फ चिड़िया की आंख नज़र आती है कि जब तक हम इस देश के हुक्मरान नहीं बन जाएंगे, बहन जी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बना देंगे, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। तो इसलिए लोग आए गए, बिके, दूसरी पार्टी में गए, मगर हमने साहब और बहन जी को जब अच्छी तरह समझा है, उनको देखा है, उनकी पीड़ा को देखा है, अपने महापुरुषों की पीड़ा को समझा है, तो हमारा दर्द उनसे देना बहुत कम है। तो हमें उनकी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो उस लड़ाई को हम लोग पूरी ईमानदारी से लड़ रहे हैं। इसलिए कोई आए कोई जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं ये जानता हूँ कि मुझे काम करना है, तो मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। जो भी मेरे नेता ने मुझे काम दिया है
चाहे एक विधानसभा में जिम्मेदारी दी तो एक विधानसभा में निभाई, उन्होंने मुझे ज़िले में लगाया, ज़िले में मैंने निभाई, उन्होंने मुझे विधानसभा में उसमें लोकसभा में लगाया, मैं लोकसभा में लगा, उन्होंने मुझे मध्य प्रदेश में प्रभारी बना के भेजा, मैं वहाँ गया, उन्होंने मुझे राजस्थान इस बार हरियाणा में भेजा, मैं हरियाणा में गया, उन्होंने मुझे यूपी में लगाया, मैं यूपी में काम किया, और दिल्ली में तो मतलब वो हमेशा मतलब मुझे जिम्मेदारी दे के रखती हैं। तो इसलिए मेरे मतलब नेता का मेरे ऊपर इतना आशीर्वाद है, इतना मतलब उनका स्नेह, इतना प्यार है कि, और वो जानते हैं कि भाई चंद्रपाल यहाँ जो काम करता है तो वो ईमानदारी से काम करता है, तो जो पूरे देश को चला रही हैं तो वो जानते हैं कि भाई कौन क्या है, ये कौन वर्कर है, तो हम उनकी नज़र में वर्कर हैं। मैंने हमेशा ज़िंदगी में कभी प्रभारी बन के काम नहीं किया। मैं यहाँ बामसेब का भी अध्यक्ष रहा, मैं यहाँ बीएसपी का भी अध्यक्ष रहा, मैं आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी हूँ, और अब मैं मतलब प्रभारी भी मुझे बहन जी ने बनाया। तो मैं हमेशा एक वर्कर के रूप में काम मैंने किया है, और पूरी ईमानदारी से आगे भी वर्कर बन के काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अपने महापुरुषों के सपनों को साकार करना है कि जब तक हम इस देश के हुक्मरान नहीं बन जाएंगे तब तक हमें मतलब ना चैन से नहीं बैठना है। तो इसलिए लड़ाई बहुत लंबी है, ये कठिन है, इसमें मतलब ना जिम्मेदार लोगों को तैयार करके बहन जी और साहब ने तैयार किया है हमें, तो फिर वो झलक हमें नज़र आनी चाहिए। जब मेरी नेता टस से मस नहीं होती है, मेरे जो मसीह हैं वो टस से मस नहीं हुए, तो फिर मुझे भी मतलब ना उनकी डगर पर, उनकी पद चिन्ह पर चलना चाहिए, और मैंने उसको करने का प्रयास किया है कि मैं उनका अनुयायी बनूं, उनके जैसा बनने की मैंने कोशिश की है। और मेरे पास बीजेपी के लोग भी आए, कांग्रेस के लोग भी आए, एक खामोगा पार्टी दिल्ली में बनी है उसके लोग भी आए, सपा के लोग भी आए, उन्होंने लालच भी दिया। तो मैंने कहा भाई मेरा जो मूवमेंट है, हमारा जो सोच है, जो कांशीराम साहब और बहन जी ने तैयार किया है, यहाँ MP MLA बनना ज़रूरी नहीं है, यहाँ साहू और फुले और बाबा का और कांशीराम साहब का मूवमेंट चलाना ज़रूरी है। तो यदि मूवमेंट रहेगा तो MP MLA तो पता नहीं कितने बन जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने कभी भी टस से मस ना हुए हैं, और ना कभी ज़िंदगी में आगे होने का मतलब हम लोग कोशिश करेंगे, ना प्रयास करेंगे। हमारी अंतिम सांस भी बहुजन समाज पार्टी में निकलेगी, और बहुजन समाज पार्टी के लिए हम निरंतर काम करते नज़र आपको आएंगे, चाहे पद रहे या पद ना रहे। पद भी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है, हम तो बस इस मूवमेंट को समझे हैं। तो बहन जी जहाँ पर भी लगाएंगे, मैंने तो यहाँ तक भी कहा कि बहन जी यदि आप मुझे सफाई का भी कोई काम देंगी तो मैं सफाई का भी काम करूँगा, पद मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। तो इसलिए जो भी आपका आशीर्वाद है वो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। अच्छा सर, आपने एक नाम लिया अभी खामखा पार्टी, तो खामा पार्टी से मतलब है केजरीवाल, आम आदमी पार्टी? जी अच्छा सर, ये आम आदमी पार्टी दिल्ली में लोगों को कस के झाड़ू पकड़ा रखा है, और वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। तो अब वो झाड़ू छोड़ने के लिए राज़ी नहीं है दिल्ली के लोग, तो आप झाड़ू की जगह हाथी कब बैठाएंगे और कैसे बैठाएंगे सर? देखिए, कभी कभी किसी चीज़ का नशा चढ़ता है, तो इस समय दिल्ली के लोगों को पहले एक नशा चढ़ा था कि उन्होंने लोगों को फ्री का लालच देना शुरू किया। जब बहुजन समाज पार्टी दिल्ली देश की राजधानी में 14.6% वोट लिया, 2 हमारे विधायक जीते, 5 सेकंड पे रहे, और 35 थर्ड पोजीशन पर रहे, तो लगा इन लोगों को कि भाई बहुजन समाज पार्टी तो यदि दिल्ली देश की राजधानी में कब्जा इन्होंने कर लिया तो पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी ग्रोथ कर जाएगी, ये आगे बढ़ जाएगी। तो इन्होंने एक अन्ना हजारे को लाके रामलीला मैदान में बैठाया, और उन्होंने कहा भी हम भ्रष्टाचार मुक्त मतलब जो ना भारत बनाना चाहते हैं। और यहाँ से इन्होंने मतलब जो ना एक आंदोलन शुरू किया, जिसमें केजरीवाल, किरण बेदी और ये 2-4 लोग मतलब जो ना केजरीवाल ये लोग लगे। तो इन्होंने BSP को रोकने के लिए आंदोलन चलाया गया था ये, क्योंकि उन्हें पता था उस समय कि कांग्रेस 15 साल राजपाट कर चुकी है, उसे वोट नहीं मिल रहा है, BJP को भी कोई वोट देने के लिए तैयार नहीं है। तो उन्हें लगा अब यदि थर्ड पोजीशन BSP के आगे है तो ये फर्स्ट पोजीशन में पहुंच सकती है। तो इन्होंने एक नया ऑप्शन तैयार किया, और अन्ना के जरिए इन्होंने एक नई पार्टी का गठन करा दिया, और इन्होंने एक मतलब जो ना आम पार्टी बना दी, जिसका चुनाव चिन्ह इन्होंने झाड़ू रखा। और 2 ही इस देश के अंदर बनिया चालाक हुए हैं, एक तो गांधी था, एक केजरीवाल है। गांधी 4 दिन मतलब जो ना यहाँ पर मंदिर मार्ग पर, जहाँ वाल्मीकि मंदिर, वहाँ लेटा था। सर एक क्वेश्चन आपका थोड़ा इसी बात पे मैं करना रहा हूँ
कि जैसे आपने कहा केजरीवाल दो यहाँ पर बढ़िया चालाक हुई है। अभी केजरीवाल बाबा साहब को लुभाने के जो बाबा साहब के अनुयायी हैं मानने के लिए लुभाने के लिए कहा कि अगर बीजेपी सावरकर को पढ़ाएगी तो हम संविधान पढ़ाएंगे। लेकिन वहीं पर जब बाबा साहब का 22 प्रतिज्ञा मंत्री जी पढ़ लिए तो उसको निकाल दिया। तो क्या केजरीवाल के कथनी और करनी में अंतर लगता है आपको? मैं वहीं आ रहा हूँ, आपकी बात का मैं जवाब दूंगा। तो उस आदमी ने गांधी तो वहाँ 4 दिन लेटा और वाल्मीकि समाज के लोग मुरीद हो गए उसके कि गांधी हमारे बीच में, जबकि उसने वहाँ खाना उनका नहीं खाया, डाल में उनके लिए खाना लेके आता था। कहाँ पे सर? ये मंदिर मार्ग पर, मतलब जो पचकुइया रोड पर जो है मंदिर मार्ग, पचकुइया रोड पर जो वाल्मीकि मंदिर है जहाँ बना है, तो वहाँ पर मतलब जो ना वो 4 दिन के लिए लेटे थे और डाल में उसका खाना लेके आता था। बकरी साथ लेके आए थे, बकरी का दूध पीते थे, उसका लाया हुआ खाना खाते थे। उनका कोई खाना भी नहीं खाया, मगर समाज मुरीद हो गया। ये आदमी दूसरा बनिया पैदा हुआ। ये आदमी उनका झाड़ू ले आया, जो झाड़ू से मतलब तो हाथ में लेके आ गया। बाबा साहब ने बड़ी मुश्किल से मतलब जो ना समाज के हाथ में कलम पकड़ाई थी, इन्हें पुनः मतलब जो ना झाड़ू पकड़ा दिया। मैंने उस समय भी, मैं नई दिल्ली में चुनाव लड़वा रहा था, मैं उस समय बोलता था भाई ये बनिया है, आप इससे सावधान रहना। तो हमारे लोग क्योंकि भोले भाले हैं, तो हमारे लोग कह रहे कि नहीं साहब, हमारे हथियार तो कोई दूसरा पकड़ ही नहीं सकता, ये तो हमारा हथियार है, ये झाड़ू को तो हमारे अलावा कोई हाथ में ले ही नहीं सकता, ये तो बनिया कैसे सोचते हैं, हमारे आदमी है। मगर अगली सरकार, जब इसकी सरकार दोबारा बनी तो उसने कहा मैं बनिया का बेटा हूँ, मैं बनिया का बेटा, मैं घाटे का सौदा नहीं करता हूँ। तो इन्होंने बता दिया कि मैं बनिया हूँ। तो और उन्होंने कहा भी कि मेरा खानदान आरएसएस का रहा है, खानदानी में आरएसएस का आदमी हूँ, और वो आज उसी की पॉलिसी पे काम कर रहा है। अभी आपने जो कहा कि भाई उसने 22 प्रतिज्ञा पढ़ी और मतलब उसको मंत्री को उसने हटा दिया, ये सिर्फ ढकोसला करते हैं बाबा साहब का नाम लेकर। एक तरफ भगत सिंह की फ़ोटो लगाते हैं, एक तरफ बाबा का फ़ोटो लगाते हैं। मगर अभी इसी साल बाबा साहब की जयंती से पहले 1 हफ्ता पहले मतलब ना हनुमान जयंती आ गई, तो इन्होंने एक जियो जारी किया कि 70 की 70 विधानसभा में बाबा मतलब ना हनुमान जयंती मनाई जाएगी। तो हमारे 12 सीट यहाँ पर एससी की भी है, उन लोगों ने भी हनुमान जयंती मनाई। मगर उसी 1 हफ्ते के बाद मतलब ना बाबा साहब की 14 अप्रैल को जयंती आई, तो इन्होंने कोई जियो जारी नहीं किया कि 70 की 70 विधानसभा में मतलब जो ना बाबा साहब की जयंती मनाई जाएगी। यहाँ तक भी एक भी पोस्टर या एक भी होर्डिंग उस आदमी ने मतलब बाबा साहब के पूरी दिल्ली में कहीं नहीं लगाया। और एक मंत्री ने उसके मतलब जो ना 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब की पढ़ दी, तो उसे कान पकड़ के नीचे उतार दिया। क्यों उतार दिया? क्योंकि इन लोगों ने बाबा साहब की बात को नहीं माना। बाबा साहब ने कहा था अन्य स्वर्ण राजनीतिक दलों में, अन्य स्वर्ण राजनीतिक दलों में मेरे समाज के लोग एक पूंछ की तरह है जो लंबित हो सकते लेकिन ताकतवर कभी नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि एक झंडा होना चाहिए, एक आपकी पार्टी होनी चाहिए, एक आपका नेता होना चाहिए, उसके पीछे आप दम लगा के मतलब ना आगे आपको बढ़ना है। तो इन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए, इन्होंने जो जिस भी पार्टी में जिसको मतलब मौका मिला कि मैं विधायक बन जाऊं, मैं मंत्री बन जाऊं, तो ये मतलब ना उधर भागे और उन्होंने अपने दलों को कमज़ोर किया और वहाँ जाके इनको सिवा बेइज्जती, चाहे वो जगजीवन राम हो, चाहे वो रामविलास पासवान हो, चाहे वो उदित राज हो, चाहे वो मतलब ना सिंधे हो, चाहे एक चन्नी हो, चाहे मतलब जो ना राम अठावले हो, ये वहाँ गुलामी तो कर सकते हैं मगर इनको कभी सम्मान नहीं मिलेगा। क्योंकि बाबा साहब की कथनी जो उन्होंने कहा है उसे कोई भी माई का लाल काट नहीं सकता कि अन्य स्वर्ण राजनीतिक दलों में मेरे समाज के लोग एक पूंछ की तरह है जो लंबे हो सकते हैं लेकिन ताकतवर नहीं। तो इसलिए वो दूसरी पार्टी में जाके ये सम्मान, ये इनको पद तो मिल सकता है, मंत्री तो बन सकते हैं, मगर सम्मान इनको कभी नहीं मिलेगा और हमेशा ये अपमानित होकर मतलब ना बाहर निकल कर आते हैं। सर आप पे एक आरोप है कि केजरीवाल अपनी बखान तो खूब करता है दिल्ली में कि मैंने बिजली, पानी और स्कूल सब ठीक कर दिया, लेकिन SC ST सब प्लान जो है उसके बारे में न केजरीवाल बताता, न आप लोग इसका विरोध करते हैं। वो ये SC ST प्लान ये है कि जो SC ST के लिए मद में पैसा आता है उस पैसे को इन्होंने क्या किया, सड़कों पर लगा देना, बिजली नाली पर लगा देते हैं, लेकिन SC ST का पैसा जो है वहाँ नहीं खर्चा। आप लोग भी नहीं विरोध करते इसका? नहीं, देखिए हम विरोध करते हैं और हम
जगह जगह मीटिंग में जाके बताने का काम करते हैं। जहाँ पर भी हम लोग पहुँचते हैं, हमारे लोग पहुँचते हैं, वो जाके बताते हैं कि भाई ये जो हमारा फंड जो मतलब जो ना सरकार निश्चित करती है, जो लगभग 800 मतलब 800 करोड़ का है, तो उसको मतलब जो ना इन्होंने हमें हमारे उत्थान के लिए लगाने के लिए मतलब मत तैयार किया जाता है। मगर वो आदमी उस पैसे का, जैसे मतलब पहले वजीफ़ा मिलता था वो इन्होंने बंद कर दिया, वर्दी मिलती थी वो इन्होंने बंद कर दी, और जो लोगों को विदेश भेजने की बात की तो वो 1-2 आदमी को भेजा, और वो भी इतने कम पैसे हैं कि वहाँ जाके वो अपनी एजुकेशन नहीं ले सकता है। तो हम लोगों को जाके बता रहे हैं, और अब इसकी कलाई खुलने लगी है, धीरे धीरे उसकी कलाई खुलने लगी है। झाड़ू मतलब हाथ से लोगों को छुट रहा है, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया कि जो मंत्री का नहीं हुआ, जो हमारे समाज के मंत्री का नहीं हुआ, तो हमारा क्या होगा। और जहाँ तक आप स्कूल की बात कर रहे हैं, एक भी नया स्कूल दिल्ली में इन्होंने कोई बनाया हो तो बताएं। सारे स्कूल रिनोवेट किए हैं। अरे एजुकेशन की बात करनी है तो बहन कुमारी मैत्री ने जब सरकार चलाई, उन्होंने देखो, उन्होंने 6 विशिष्ट यूनिवर्सिटी बनाई। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी 511 एकड़ के अंदर, बिल्कुल दिल्ली से सटी हुई गौतम बुद्ध नगर के अंदर बनाई है। 7 मेडिकल कॉलेज बनाए, 6 इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, 2 पैरामेडिकल कॉलेज खोले, 200 डिग्री कॉलेज खोले, 200 इंटर कॉलेज खोले, 572 हाई स्कूल खोले, और 5549 उन्होंने प्राइमरी स्कूल खोले, 100 ITI उन्होंने खोली। तो यदि एजुकेशन की बात करनी है तो वहाँ देखो। और ये बार बार कहते हैं हम भ्रष्टाचार, बहुत ईमानदार कट्टर पार्टी हैं। इनके 6 मंत्री बने, 6 में से 5 जेल में चले गए, 2 तो अभी भी जेल में हैं। तो फिर कौन सी ईमानदार पार्टी हुई। जब हमने यूपी में सरकार बनाई तो वहाँ पर 50 मतलब वहाँ मिनिस्टर बनते हैं। 4 बार हमने सरकार बनाई, तो यदि 50-50 बनाए तो 200 हो गए। 200 में से एक भी मंत्री जेल में गया हो तो आप बताएं। इनके 6 में से मतलब 5 तो जेल जा चुके हैं। तो ईमानदार पार्टी तो बहुजन समाज पार्टी हुई। ये ईमानदारी का ढंढोरा पीट रहे हैं, सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं। ये बीजेपी और मतलब ये खाम खा पार्टी और ये कांग्रेस से सब एक हैं। ये रात को गरीबों के लिए मतलब सब मिलके इनको कैसे इनको राजा नहीं बनने देना है, कैसे गरीबों को गरीब बनाए रखना है, ये उसकी प्लानिंग करते हैं। और ये जनता को दिखाते हैं। ये वोट लेने के लिए अलग अलग है, क्योंकि यदि ये बीएसपी में सारे इकट्ठे हो गए तो इनका राज चला जाएगा। इसलिए उन्होंने ये ऐसे दल बनाए हैं कि वोट मतलब डिवाइड होना चाहिए। तो वहाँ जाके मतलब ये फिर मगर प्लानिंग सरकार चाहे इनकी किसी की बन जाए। पहले ये आदमी बोलता था कि मैं कांग्रेस के जितने भी मंत्री सबको जेल भेज दूंगा। शीला दीक्षित तो सरकार बनते ही जेल भेजूंगा। ना तो शीला दीक्षित को जेल भेजा, बल्कि शीला दीक्षित जब बीमार हो गई तो मिलने और गया। तो फिर कहाँ इनकी दुश्मनी नज़र आ रही है। तो ये सब जो ना नूरा कुश्ती लड़ते हैं, ये गरीबों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। और बहुजन समाज पार्टी देश के अंदर एकमात्र पार्टी है जो इस देश के गरीबों को राजा बनाना चाहती है। सारी पार्टी गरीबों को राजपाट से दूर रखना चाहती हैं, राजनीति से नफरत फैलाना चाहती हैं। और बहुजन समाज पार्टी एकमात्र पार्टी है जो इस देश के अंदर गरीबों को राजा बनाना चाहती है। सर एक सवाल है, विवेक देवराय ने एक बयान दिया है कि संविधान को बदलना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये मोदी का इशारा है या कि अपने मर्जी से उन्होंने कहा ये? देखिए, वो उनकी सलाहकार उसके अंदर है, तो वो आदमी अपनी मर्जी से ऐसा बयान नहीं दे सकता। ये समय समय पर हमें चेक करते हैं, समाज को चेक करते हैं कि इस बात का क्या रिएक्शन होगा। बहन जी ने ट्वीट करके मतलब बोला है कि भाई इस तरह की अनर्गले बातें ना करें और ऐसे आदमी पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो ऐसे लोग जो ना, ये इशारा तो इन्हीं का होता है, मगर अपनी बात कह के वो बोल देंगे ये तो व्यक्तिगत राय थी। मगर कोई भी आदमी पोस्ट पर बैठ के अपनी मर्जी की बात नहीं कर सकता, ये असंवैधानिक बात है। तो उसने जो भी टिप्पणी की है इसे कोई भी आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा। और यदि इस तरह की बात की तो इस देश के अंदर गरीब आंदोलित होने के लिए तैयार हो जाएगा, रोड पर आ जाएगा। और इन्होंने पहले भी देखा है कि जब जब संविधान को छेड़ने की इन्होंने बात की है तो लोग रोड पर आए हैं और अपने संविधान को उन्होंने रक्षा करने की काम किया है। तो अब भी यदि इन्होंने कोई इस तरह की हरकत की, क्योंकि अब ये कह रहे हैं कि भाई 47 में तक मतलब संविधान को बदल देना चाहिए। अब नया संविधान 100 साल के अंदर संविधान में कौन सी ऐसी चीज़ पैदा होगी कि भाई संविधान को बदला जाए। इनकी मानसिकता ठीक नहीं है।
ये गरीबों को कभी राजा बनाने का सपना जो हम गरीबों का है उसे पूरा होते नहीं देखना चाहते। बाबा साहब ने बड़ी मेहनत और मुशक्क़त से बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिलाया, और मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ भारत के किसी भी आदमी ने गरीबों को वोट डालने का मौका नहीं, अधिकार नहीं दिया। बाबा साहब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री से 1930, 31, 32 के अंदर गोलमेज सम्मेलन में जाकर वहाँ से अधिकार को लेकर आए थे। यदि भारत के किसी आदमी को देना होता तो किसी भी कीमत में गरीब आदमियों को वोट का अधिकार नहीं मिलता। तो इसलिए गरीब इस बात को समझ चुका है कि ये संविधान को छीनने की बात करेंगे तो मतलब जो ना वो रोड पर आएगा और इनको जो ना इनके तख्त से नीचे उतारने का काम करेगा। सर, कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि जो आरक्षण मिला है जात के आधार पर ना होकर के आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। आपका क्या प्रतिक्रिया है सर? देखिए, बाबा साहब ने जो आरक्षण तय किया था वो जाति के आधार पर किया था। आर्थिक स्तर पर मतलब ना आरक्षण तय नहीं हो सकता। जिन लोगों को सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर जिनको पिछाड़ा गया था, जिन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिन्हें स्कूल में जाने का अधिकार नहीं था, जिन्हें मकान बनाने का अधिकार नहीं था, जिन्हें धन रखने का अधिकार नहीं था, जो जानवर से बदतर ज़िंदगी जी रहे थे, जो लोग आगे चल रहे थे, उनको बराबर करने के लिए बाबा साहब ने आरक्षण का प्रावधान किया। तो बाबा साहब की मेहरबानी से आरक्षण मिला, मगर अब ये इसको धीरे धीरे ख़त्म करने की प्रक्रिया आ गई, क्योंकि लोग स्वार्थ में पहुँचे। बाबा साहब ने तो कहा था कि कांग्रेस जलता हुआ जहाज है, इसमें कभी आप बैठना नहीं, ये जो भी बैठेगा उसमें वो भस्म हो जाएगा, इसके कभी चवन्नी भर के मेंबर भी नहीं बनना। मगर हमारे लोगों ने उन्हीं की 50 साल शासन काल मतलब शासन चलवाया और कांग्रेस ने धीरे धीरे उस आरक्षण को ख़त्म करने का काम किया, बाबा साहब को नाम यहाँ से मिटाने का काम किया। तो ये सारे लोग एक हैं, तो ये कभी नहीं चाहते कि गरीब के बेटे राजा बने। तो बहुजन समाज पार्टी हमेशा इस बात के पक्षधर है कि इस देश के अंदर वोट के आधार पर मतलब राजा बनना चाहिए। और यहाँ जो भी आरक्षण मिला है, जिसको भी मिला है, तो वो जो है ना जातीय मतलब द्वेष के कारण जो जिन लोगों को पिछाड़ा गया था उनको मिला है। तो आर्थिक स्तर पे तो मतलब ना कोई सेंस बैठता ही नहीं है कि भाई आर्थिक आधार पे होना चाहिए। अब आर्थिक आधार पे तो आज मतलब 10% अप्रकाश को मिला है, तो हमें किसी को दे रहे हैं तो हमें उससे कोई गुरेज नहीं है, हमें किसी से द्वेष नहीं कि उनको आर्थिक स्तर पर दें, मगर हमारे आरक्षण में से 1% हम लोग घटने नहीं देंगे। हमारा 22.5% है तो हमें 22.5% चाहिए, और यदि उधर 27% उनका है तो ये 49.5% है। इससे बाहर आप किसी को देना चाहते हैं तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सर, एक छोटा सा कठिन सवाल है आपसे कि जितने प्रभारी हैं उन पर आरोप है कि बहन जी को सच्ची बात नहीं बताते, कच्ची बात बताते हैं। आप क्या क्या प्रतिक्रिया है सर? ये जो लोग कर रहे हैं सही है गलत है? नहीं, देखिए, जो पार्टी में काम करता है वो यहाँ आकर उन्हें पता लगता है, पता लगेगा भी कहाँ क्या हो रहा है। रिपोर्ट बहन जी के पास, चाहे मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी यहाँ उनके पास रिपोर्ट होती है कि सीपी सिंह डेली दफ्तर में आता है और वो काम करता है, तो या और जो आदमी है काम कर रहा है वो काम करता है। और बहन जी के एक ही सोर्स नहीं है, बहन जी कई सोर्स हैं, वो पता करा लेते हैं। यदि मैं एक बार के लिए बहन जी को गलत ही बोल दूँगा तो कुछ दिन के बाद बहन जी के पास सच्चाई चली ही जाएगी, तो बहन जी फिर डिसीजन लेती हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहन जी को कोई भी मूर्ख नहीं बना सकता है। बहन जी जब पूरे देश को चला रही हैं, पूरी दुनिया में उनका नाम है, उनकी कार्यशैली को, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को सब लोग सराहते हैं, तो बहन जी को कोई भी चाहे कितना ही बड़ा प्रभारी हो लंबे समय तक मूर्ख नहीं बना सकता। तो कभी ना कभी उनके पास सच्चाई पहुंच जाती है, और जब सच्चाई पहुंचती है तो 1 सेकंड नहीं लगाती किसी को भी हटाने में या किसी को भी मतलब ना बाहर का रास्ता दिखाने में। सर, लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे बहुजन समय के बारे में 2 शब्द बताएं सर। देखिए, यहाँ का जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो गरीबों की बात नहीं दिखाता है, वो सच्चाई को नहीं दिखाता है। कांसीराम साहब ने कहा था मनी, मीडिया, माफिया, ये तीनों हमारे पक्षधर नहीं है। इसलिए जो आप जैसे लोग जो ये प्रयास कर रहे हैं, आपका बहुजन समाज समय मीडिया है, तो इसको आप चला रहे हैं, और भी बहुत सारे हमारे साथी हैं, क्योंकि मीडिया का युग है, क्योंकि चौथा स्तंभ मीडिया है, तो उसका मतलब ना एक अपना दायित्व बनता है कि सच्चाई को दिखाना। तो मेन स्ट्रीम यदि मतलब ना सरकार के इशारे पे चलता है तो आप लोगों की ड्यूटी बनती है कि आप लोग सच्चाई को पटल पर रखें।
तो मैं आप जैसे लोगों को धन्यवाद करता हूँ कि आप अपना सुख चैन छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर इस सच्चाई को, समाज की सच्चाई को दिखाने के लिए आप लोग प्रयासरत हैं। तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपको मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। और मैं चाहूँगा भी आपकी जो ना ये चैनल तरक्की करे, आप सच्चाई को दिखाएं। और जब सच्चाई को दिखाएंगे तो लोग, आपके फॉलोवर बढ़ेंगे और आपको मतलब जो ना आपके काम को सराहा जाएगा। तो वास्तव में आप लोग इस समय धन्यवाद के पात्र हैं और समाज हमेशा आपका ऋणी रहेगा। धन्यवाद सर। ये थे सीपी सिंह, दिल्ली प्रदेश प्रभारी बहुजन समाज पार्टी। इनके विचार से आप कितना सहमत हैं और हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। और आपसे एक छोटी सी अपील है कि यदि हमारे काम से आप संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।